हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 2 देख रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, रासायनिक साम्य। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लेपिरॉन समीकरण। ठीक है, क्लेपिरॉन इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो आज हम इसे देखेंगे क्लेपिरॉन समीकरण को। ठीक है, जो क्लासिक क्लेपिरॉन का समीकरण होता है, क्लेपिरॉन समीकरण होता है, तो आज हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपका ये जो रासायनिक साम्य वाला चैप्टर है। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। देख सकते हो पूरा इसका समीकरण आज हम आपको करना सिखाएंगे, कैसे आपका समीकरण निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देख सकते हो ये जो होता है ये आपका क्लेपिरॉन का समीकरण होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हम लोग क्लेपिरॉन इक्वेशन को। तो बात करें क्लेपिरॉन का समीकरण, नाम ही इसका है क्लेपिरॉन समीकरण, मतलब कोई वैज्ञानिक थे क्लेपिरॉन जिन्होंने इसका नाम रखा। ठीक है, एक इक्वेशन दी उन्होंने। तो देखो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे इसके बारे में जानते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है एक ही पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हो एक ही पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के लिए इस समीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई आपका पदार्थ है, उसकी दो प्रावस्थाएं, प्रावस्थाएं मतलब फेज। ठीक है, दो प्रावस्थाएं, फेज, आपका फेज के लिए आपका इसका समीकरण का अध्ययन करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एक ही पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के लिए, ठीक है, एक ही पदार्थ, मान लो कोई भी पदार्थ है, उसकी दो अवस्थाएं हो। देखो दो प्रावस्थाएं कैसी हो सकती है? दो प्रावस्था वाली निम्न साम्य अवस्थाएं हो सकती हैं। हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, रासायनिक साम्य, इसलिए हमें साम्य अवस्थाएं सब पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो दो प्रावस्थाओं वाली निम्न साम्यावस्थाएं हो सकती हैं, जैसे ठोस और द्रव। ठीक है, ठोस और द्रव मतलब कह रहा पदार्थ की दो अवस्थाएं। ठीक है, जैसे दो प्रावस्थाएं कौन सी? जैसे ठोस और द्रव हो गई। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पानी ले लो, उसका बर्फ और वाष्प हो गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ठोस बर्फ हो गया, द्रव पानी हो गया, वाष्प आपका वाष्प हो गई। ठीक है, तो देखो ठोस और द्रव हो सकते मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, देखो दोनों तरफ एरो लगा है, तो रिवर्स है आपका कि लिक्विड से सॉलिड भी और सॉलिड से लिक्विड भी। ठीक है, द्रव और वाष्प आपका देख सकते हो, लिक्विड से वेपर एंड वेपर से लिक्विड। ठीक है, इसी प्रकार ठोस और वाष्प, ठीक है, सॉलिड से वेपर देख सकते हो। और फिर इसी प्रकार एक क्रिस्टलीय रूप हो सकता है और दूसरा अक्रिस्टलीय रूप हो सकता है। मतलब कि कहा गया एक ही पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के लिए इस समीकरण का अध्ययन किया जाता है। और बात करें कौन कौन सी प्रावस्थाएं हो सकती है, देखो दो प्रावस्थाएं कौन कौन सी? प्रावस्थाओं का मतलब होता है फेज। ठीक है, फेजेज। तो कौन कौन सी फेजेज हो सकती हैं? देखो साम्यावस्थाएं, उन फेजेज की साम्यावस्थाएं हो सकती है। देखो ठोस और द्रव, सॉलिड से लिक्विड, द्रव और वाष्प, ठोस और वाष्प, एक क्रिस्टलीय रूप और दूसरा अक्रिस्टलीय रूप। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि क्लेपिरॉन समीकरण जो है ये क्लेपिरॉन ने दिया था। इसमें होता क्या, एक ही पदार्थ की कहा गया दो प्रावस्थाओं के लिए इस समीकरण का अध्ययन किया गया था। देखो जैसे दो प्रावस्थाओं वाली निम्न साम्यावस्थाएं हो सकती है, मतलब प्रावस्था के बारे में भी जान लो कि कैसी प्रावस्था हो सकती है। जैसे ठोस और द्रव, एक पदार्थ है मान लो, उसकी दो प्रावस्थाएं कौन कौन सी? ठोस और द्रव, या कह सकते हो द्रव और वाष्प। उसकी प्रावस्था मतलब उसकी अवस्था कौन कौन सी हो सकती है, ये बात हो रही है, उसकी फेज कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो देख सकते हो ये इस संबंध में क्लेपिरॉन ने समीकरण दिया था। ठीक है, तो देखो यही बात है, एक पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के लिए इस समीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो आप देखते हैं कैसे हम लोग करें। तो देखो अब इसका डेरिवेशन करते हैं, इसकी व्युत्पत्ति करते हैं इसकी। तो देखो कैसे इसका डेरिवेशन होगा। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, माना किसी पदार्थ की दो प्रावस्थाएं 1 और 2 एक बंद तंत्र में एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में स्थित है। क्या बात हुई कि माना किसी पदार्थ की दो अवस्थाएं, दो फेजेज, एक तथा दो। मान लो कोई पदार्थ है, उसकी दो अवस्थाएं एक और दो। ठीक है, एक और दो, या कह सकते हो ए और बी मान लिया हमने ना, ए तथा बी मान सकते हो या एक और दो मान सकते हो। तो हमने क्या लिखा, माना किसी पदार्थ की दो प्रावस्थाएं एक तथा दो है, एक बंद तंत्र में एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में स्थित है। साम्यावस्था के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बना रखा है। देखो अगर बात करें हम लोग कि साम्यावस्था होती क्या है, देखो अगर मान लो आपको पता है रिएक्टेंट होता है आपका अभिकारक, उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो मान लो आपको बताया था अपक्रिया N2+H2, एग्जाम्पल आपको दिया था उस वीडियो पे, N2+H2 2NH3 बनता है इससे। ठीक है, 2NH3 बनता है, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इस पे क्या होता है, N2+H2 के मिलने से 2NH3 भी बनता है, और अगर 2NH3 को गर्म कर दो तो आपका N2+H2 बन जाता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में देखो आपको पता है यहाँ N2+H2 से 2NH3 बन रहा है, और फिर जहाँ 2NH3 बन रहा है उससे 2NH3 से तुरंत N2+H2 बन रहा है। तो देखो ये रिएक्शन चल रही, मतलब ये रिएक्शन रुकी नहीं, N2H2 मिलाओगे ये बनेगा, तुरंत इससे ये बन जाएगा, इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बन जाएगा।
तो ये रिएक्शन क्या होती है, चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये क्या होती है कि इसका वेग मतलब N2H2 से 2NH3 बनने का मतलब कि R फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब अग्र मतलब आगे की रिएक्शन बराबर हो जाती R बैकवर्ड के। बैकवर्ड का मतलब पीछे का, ये जो आपका ऐसे NH3 से N2+H2 ये बैकवर्ड और ये इधर का फॉरवर्ड, ठीक है। तो इन दोनों का वेग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो ये अवस्था हमारी साम्य अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, साम्य अवस्था। क्या बात हुई, साम्य अवस्था क्या होती है। देखो N2+H2 से आपने देखा 2NH3 बना और 2NH3 बनते ही फिर से N2+H2 बनता है। तो ये जो क्रिया हो रही है ये कौन सी क्रिया, उत्क्रमणीय क्रिया है। अब इस पे होता है कि आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन रुक नहीं रही, इससे ये बनता है फिर तुरंत ये बनता है, ठीक है। N2+H2 फिर ये बना फिर ये, तो रिएक्शन रुक नहीं रही ना। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है कि क्या होता है इस पे कि आपका इस सब क्रिया से ये बनने का मतलब N2+H2 से 2NH3 बनने का और 2NH3 से N2+H2 बनने का वेग जो होता है, जो उसकी स्पीड होती है, जो उसकी रेट होती है, वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। देखो R जो फॉरवर्ड है N2+H2 से 2NH3 और जो R बैकवर्ड है वो दोनों सेम हो जाती है। तो इस क्रिया को हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, तो देखो कह रहा है कि माना किसी पदार्थ की दो प्रवस्थाएं फेजेज एक या दो एक बंद तंत्र में एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में। आगे पढ़ो, कह रहा प्रावस्था 1 तथा 2 के लिए गिब्ज मुक्त ऊर्जा गिब्ज फ्री एनर्जी के मान क्रमशः G1 व G2 है। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो प्रावस्था 1 और 2 है इनके लिए जो गिब्ज मुक्त ऊर्जा है, गिब्ज फ्री एनर्जी है, इनके मान क्रमशः क्या है, G1 और G2, ठीक है। ये हमने मान रखा है। आप देखो हमें पता है साम्य अवस्था है तो लिखते हैं यहाँ पे साम्य अवस्था में गिब्ज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन। अभी यहाँ पे केवल गिब्ज ऊर्जा थी, अब जब परिवर्तन की बात होगी तो यहाँ पे डेल्टा लग जाता है। परिवर्तन के लिए आपको डेल्टा लगा सकते हो या डी, ऐसे डेरिवेटिव वाला डी लगा लो, ठीक है। जैसे ये आपका G1 है तो DG1 लिख लो या डेल्टा G1 लिख लो, ठीक है, ऐसे। तो देखो हमने क्या किया, आपका साम्य अवस्था में गिब्ज ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, डेल्टा G इक्वल टू G2 माइनस G1। परिवर्तन जब कहा जाए तो आपको जैसे दो है ना आपका G1 और G2, तो इस दोनों को एक दूसरे से घटा देना है। तो डेल्टा G बराबर क्या हो गया, G2 माइनस G1। और एक चीज आपको याद रखनी है, साम्य अवस्था जब होगी तो डेल्टा G का मान 0 होता है। डेल्टा G का जो मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। क्या बात याद रखनी है कि साम्य अवस्था में क्या होता है, डेल्टा G का मान हमारा 0 होता है। तो डेल्टा G बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब हम डेल्टा G बराबर 0 रखेंगे तो ये G2 माइनस G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो कैसे, डेल्टा G बराबर था G2 माइनस G1 और आपको याद क्या रखना है कि साम्य अवस्था में डेल्टा G बराबर होता है 0। तो जब यहाँ डेल्टा G की जगह हम लोग 0 रख देंगे तो G2 माइनस G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो ये जो माइनस का G1 इसे हम उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, G2 इक्वल टू G1, ठीक है। तो मतलब कि पहली प्रावस्था की गिब्ज ऊर्जा तथा दूसरी प्रावस्था की गिब्ज ऊर्जाएं जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। वो दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ से पता चल गया। तो G2 इक्वल टू क्या हो गया, G1। अब यदि जैसे हमने क्या निकाला, गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहीं पे हम मानते हैं माना दाब में परिवर्तन dP तथा ताप में परिवर्तन dt, ठीक है। dP ये परिवर्तन के लिए d या डेल्टा लगा सकते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ dg हो जाएगा। देखो यदि दाब में परिवर्तन dP, ताप में परिवर्तन क्या हो, dt, तो गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जैसे डेल्टा था उसी प्रकार d लगा लो, तो dg1 तथा dg2, ठीक है। तो यही से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे G2 बराबर G1 आया था ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, dg1 बराबर dg2 या लिख सकते हो dg2 बराबर dg1, ठीक है। dg2 बराबर dg1, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, देखो जैसे यहाँ पे आपका साम्य अवस्था थी तो गिब्ज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा G इक्वल टू G2 माइनस G1 और यहाँ साम्य अवस्था के लिए डेल्टा G बराबर 0, तो इसके इक्वल टू 0 रखा तो G2 इक्वल टू क्या आ गया, G1। अब यदि दाब में परिवर्तन dP हो, जैसे इसका परिवर्तन था ना, उसी प्रकार दाब में परिवर्तन dP हो, ताप में परिवर्तन dt हो, तो इसी प्रकार गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन क्या हो जाएगा, dg1 और dg2, ठीक है। तो dg1 बराबर, जैसे यहाँ G2 बराबर G1 या G1 बराबर G2 था, तो उसी प्रकार यहाँ dg1 बराबर dg2, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। आप देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, dg इक्वल टू VdP माइनस SDT, ठीक है। dg इक्वल टू VdP माइनस SDT, ठीक है। ये dg क्या है आपका, dg आपकी गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन है, v आपका हो गया, और यहाँ पे dp क्या है, dp आपका प्रेशर में परिवर्तन है, और आपका ये जो dt है टेम्परेचर में परिवर्तन है, ठीक है। तो ये बात है, तो ये समीकरण आपको याद रखना है। इसी समीकरण से हम क्लेपिरॉन का समीकरण का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसका करते हैं, इससे इसी समीकरण से हम लोग करते हैं, ठीक है। dg बराबर जो VdP माइनस SDT है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, प्रावस्था 1 के लिए पहले करते हैं।
ये है ना आपका समीकरण डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो प्रावस्था वन के लिए करते हैं। देखो प्रावस्था वन के लिए आपको क्या करना है, जैसे डी जी था तो डी जी वन लिख देना है, वी था तो वी वन लिख देना, और टी ये जो एस है इसके लिए एस वन लिख देना है। देखो कैसे, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी था, तो प्रावस्था वन के लिए डी जी वन इक्वल टू वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी। ठीक है, ऐसे लिख देना है। इसी प्रकार प्रावस्था टू के लिए क्या लिख दोगे, डी जी टू इक्वल टू वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी। ठीक है, एस टू डी टी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसे मान लो इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, आप क्या कर देना है, समीकरण दो में एक को घटा देना है, समीकरण दो में एक को घटा देना है। ठीक है, क्यों घटा दिया, क्योंकि आपको पता है जी टू माइनस जी वन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे जब इसको घटा देंगे तो डी जी टू माइनस डी जी वन हो जाएगा, डी जी टू माइनस डी जी वन इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, जीरो, इसलिए घटा रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण दो में एक को घटा दिया तो क्या हो जाएगा, डी जी टू माइनस डी जी वन। देखो इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, तो ठीक है, तो क्या हो गया, डी जी टू माइनस डी जी वन, फिर यहाँ वी टू डी पी माइनस वी वन डी पी। देखो ऐसे वी टू डी पी माइनस वी वन डी पी। ठीक है, इसी प्रकार या ऐसे भी लिख सकते हो, वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी। देखो ये कहाँ गया, इससे घटा रहे हैं, वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, वी वन डी पी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एस वन डी टी। ठीक है, तो घटा तो लोगे वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी, ये है माइनस वी वन डी पी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया एस वन डी टी। आप देखो ये इतना आ गया हमारा। अब आगे क्या करना है, ये जो डी जी टू मैंने डी जी वन इसको इसी प्रकार लिखे रहो। आप देखो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, डीपी को कॉमन ले लेंगे, ये डीपी आपका ये है, यहाँ पे भी डीपी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो डीपी हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, वी टू, यहाँ क्या बच गया, वी वन, और यहाँ पे हमने माइनस का डी टी कॉमन ले लिया, ये डी टी है, यहाँ पे भी डी टी है, माइनस का डी टी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये देखो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एस टू माइनस एस वन बच जाएगा। ठीक है, माइनस डी टी कॉमन ले लिया तो एस टू माइनस एस वन बच गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डी टी कॉमन ले लिया, इन दोनों में डीपी कॉमन था तो डीपी कॉमन ले लिया। अब हमें पता है डेल्टा जी बराबर क्या हो जाता है, डी जी टू माइनस डी जी वन इक्वल टू क्या, जीरो। देखो डी जी टू माइनस डी जी वन इक्वल टू क्या, जीरो, क्योंकि गिब्स ऊर्जा साम्यावस्था में जीरो होती है, साम्यावस्था में जीरो होती है। ठीक है, तो डेल्टा जी की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, जीरो। ये क्या है, डेल्टा जी के बराबर डी जी टू माइनस डी जी वन, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो। तो यहाँ पे जीरो लिख देना है, जीरो इक्वल टू डी पी वी टू माइनस वी वन माइनस डी टी एस टू माइनस एस वन। ठीक है, अब जो ये वी टू माइनस वी वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी में मतलब वी में परिवर्तन। इसी प्रकार एस टू माइनस एस वन को क्या लिख सकते हैं, एस में परिवर्तन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था डेल्टा जी इक्वल टू जी टू माइनस जी वन, तो उसी प्रकार इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा वी को वी टू माइनस वी वन और डेल्टा एस को एस टू माइनस एस वन। वही चीज तो कर रहे हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू डी पी इंटू वी टू माइनस वी वन की जगह डेल्टा वी माइनस डी टी एस टू माइनस एस वन की जगह डेल्टा एस। ठीक है, तो देखो आप ये जो इधर माइनस का है इधर जीरो है ना, ये माइनस का है, इस माइनस वाले को इधर जीरो की तरफ ले आओ तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो डी पी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का डी टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, आप देखो ये जो डी टी इधर है गुणे में, इसे हम इधर ले आते हैं भाग में, तो डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। देखो ये जो गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो डी पी अपॉन डी टी, और ये जो इधर इधर गुणे में इसे इधर भाग में ले आओ तो डेल्टा एस बटा डेल्टा वी। देखो कोई दिक्कत नहीं आता, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, आप देखो यदि एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच हो, अभी तक हम यहाँ तक बात कर चुके हैं, डी पी बटे डी टी इक्वल टू डेल्टा एस बटा डेल्टा वी। आप कह रहा है यदि एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच हो, ये डेल्टा एच जो होती है इसे एंथैल्पी में परिवर्तन कहते हैं। आप कह रहे हैं यदि एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच हो तो डेल्टा एस बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी। तो यहाँ डेल्टा एस की जगह आपको दिखना क्या है, डेल्टा एच अपॉन टी। तो देखो हमने यहाँ डेल्टा एस की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा एच अपॉन टी। तो ये जो होगा ये आपका क्लेपिरॉन का समीकरण होगा, डेल्टा एच अपॉन टी, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी जो होगा ये आपका क्लेपिरॉन इक्वेशन होगी। ठीक है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, और डेल्टा वी की जगह यहाँ पे वी टू माइनस वी वन भी लिख सकते हो। ये किसी किसी बुक में इस टाइप से भी मिल जाएगा, डेल्टा वी की जगह वी टू माइनस वी वन लिखा मिलेगा। ठीक है, ऐसे डी पी बटा डी टी इक्वल टू डेल्टा एच टी वी टू माइनस वी वन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डी पी बटा डी टी इक्वल टू डेल्टा एच टी इंटू डेल्टा वी। ये भी आपका क्लेपिरॉन का समीकरण ही कहलाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को ही क्लेपिरॉन समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भाई देख सकते हो ये था आपका क्लेपिरॉन की इक्वेशन का पूरा समीकरण, ये डेरिवेशन था इसका, यहाँ से पूरा आपको समझाया क्लेपिरॉन इक्वेशन, देख सकते हो ये। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, पहले हमने समझी ये दो प्रावस्थाएं कैसी होगी, फिर इसके बाद हमने इसका डेरिवेशन करना शुरू किया। यहाँ पे साम्यावस्था में डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो गया, और पूरा इसका डेरिवेशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको बस याद रखना है, और फिर प्रावस्था वन के लिए निकाल लेना है, प्रावस्था टू के लिए निकाल लेना है। ठीक है,
और पूरा समीकरण 2 में 1 को घटाना है और पूरा मान आपका यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये रख देना है और ये आ जाएगा और इसी प्रकार से आपका क्लेपिरॉन का समीकरण निकल आएगा। तो देख सकते हो ये आपका है क्लेपिरॉन का समीकरण। अभी आपका है क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण। ठीक है, क्लासियस क्लेपिरॉन का समीकरण ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो पे। तो आपको यहाँ पे केवल समीकरण 3 नंबर तक डाल के रख लेना है। अब अगले वीडियो पे हम क्लासियस क्लेपिरॉन का समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो भाई अभी इस वीडियो में हम क्लेपिरॉन का समीकरण देख चुके हैं। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट 2 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।